हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों, जो आज यूके ट्रिपल एससी के द्वारा एग्जाम कराया गया था सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के अंतर्गत रक्षक का, यानी कि सचिवालय सुरक्षा कर्मी का जो एग्जाम हुआ था 26 सितंबर 2021 को, उसके सॉल्व पेपर के बारे में। और आज का पेपर दोस्तों मॉडरेट टू हार्ड लेवल का आया हुआ था और एक अच्छा पेपर था। यूके ट्रिपल एससी की तैयारी जो छात्र बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, आशा है कि उनका पेपर भी अच्छा ही गया होगा। कुछ कुछ प्रश्न मॉडरेट लेवल के थे, कुछ कुछ प्रश्न बहुत इजी भी थे दोस्तों, और कुछ कुछ प्रश्न 10 से 15 क्वेश्चन जो थे बहुत अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस थे। तो आई होप आप में से जिनका भी पेपर गया हुआ है तो उनका पेपर अच्छा गया होगा दोस्तों। और आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से अपनी आंसर की मैच कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से आंसर्स आपको देने की कोशिश की है। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वो आंसर चेंज होने वाला होगा तो मैं कमेंट में उसे संशोधित कर दूंगा। बाकी मेरे द्वारा जो भी ये आंसर की लाई गई है, इसमें अप्रोक्सीमेटली दोस्तों 95% क्वेश्चन तो आपके एक्यूरेटली सही होंगे। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो कि ऊपर नीचे हो सकते हैं, फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको पूरा सही डाटा बताऊं। और दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, और आपके इस एग्जाम में कितने मार्क्स तक आने की उम्मीद है ये भी आप कमेंट में जरूर बताएं। और आपकी इसकी ऑफिशियल आंसर की 1 से 2 दिन में आ जाएगी। और दोस्तों अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम हेतु प्रैक्टिस सेट के बैच से जुड़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर आपको काफी सारा कंटेंट फ्री और पेडली भी अवेलेबल हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया था निम्न में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो इसमें से दोस्तों शुद्ध वर्तनी आपकी हो जाएगी क्या, संश्लिष्ट। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, क्या, संश्लिष्ट शुद्ध वर्तनी हो जाएगी। अगला प्रश्न है निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। घोष यानी कि सघोष वर्ण कौन सा है। आपको पता है प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष होते हैं। तो सघोष वर्ण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन के अनुसार, इसमें क्या, मौ हमारा सघोष वर्ण होगा। अगला प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो कारक के हमारे दोस्तों 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है। मार्मिक, स्वाभाविक, मालिक या फिर साहित्यिक। देखिए साहित्य में एक प्रत्यय लगाएंगे तो साहित्यिक हो जाएगा, मर्म में एक प्रत्यय लगाएंगे तो मार्मिक हो जाएगा, स्वभाव में एक प्रत्यय लगाएंगे तो स्वाभाविक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मालिक में यहाँ पर एक प्रत्यय संबंधित नहीं है। ठीक है, मालिक में एक प्रत्यय नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सामिस शब्द का विलोम क्या होता है। तो सामिस शब्द का विलोम होता है दोस्तों क्या, निरामिस। क्या होता है, निरामिस होता है। अगला प्रश्न है छठा, भाषा का आरंभ किससे होता है। तो भाषा का आरंभ दोस्तों क्या होता है, ध्वनि से होता है। ध्वनि से क्या होता है, भाषा का आरंभ होता है। ध्वनि, ध्वनि से वर्ण, वर्ण से शब्द, शब्द से पद, और पद से फिर हमारी एक भाषा बनती है। अगला प्रश्न है निम्न में से चिदंबरा प्रमुख काव्य कृति किसकी है। तो सुमित्रानंदन पंत जी की काव्य कृति है दोस्तों क्या, चिदंबरा। ठीक है, और यह सुमित्रानंदन पंत जी का क्या है दोस्तों, एक कविता संग्रह है। अगला प्रश्न है निम्न में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। मोहन भोजन कर रहा था, वह रोटी खाकर विद्यालय जाता है, मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। तो संयुक्त वाक्य होगा दोस्तों इसमें से क्या, जल्दी कीजिए अन्यथा बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि अन्यथा से वाक्य विभाजन हो रहा है, इसलिए यह हमारा क्या होगा, यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं निम्न में से कौन सा विशेषण है। यह शब्द कौन सा विशेषण है। तो यह दोस्तों क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। और दोस्तों जो भी लोग हमारी हिंदी की पोस्टमार्टम क्लासेस देखते हैं तो आप लोग अभी भी देख लीजिएगा, 24 से 25 पार्ट मैंने अपलोड किए हुए हैं। लगभग लगभग 15 क्वेश्चन, लगभग 15 क्वेश्चन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली और डायरेक्टली अपनी क्लासेज में करा चुका हूँ। सिर्फ 25-26 क्लासें हुई हैं, उसमें से 15 क्वेश्चन आपको उन्हीं क्लासों में देखने को मिल जाएंगे। आपने अगर नहीं देखी है तो एक बार फिर से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कि घोष अघोष क्या होता है, कारक के भेद क्या है, विशेषण कौन सा है, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, जो भी मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ ना, उन्हीं चीज़ों से डीपली आपके यहाँ पे प्रश्न बने हुए हैं। अगला प्रश्न जैसे कि है कि मृगेंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो मृगेंद्र दोस्तों क्या है, शार्दुल का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखिए, कितनी बार मैं आपको भाववाचक संज्ञा भी बता चुका हूँ। बाकी प्रत्येक उपसर्ग से संबंधित प्रश्न हमारे डेली रहते हैं, वर्तनी शुद्धि से संबंधित प्रश्न हमारे डेली रहते हैं, तो यही सब आपको करना भी होता है। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा दोस्तों इसमें से क्या होगा, ईमानदारी आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। अगला प्रश्न है हिंद शब्द का संबंध सिंधु से माना गया है। यह सिंधु शब्द किस भाषा का है। तो संस्कृत भाषा का शब्द है दोस्तों क्या, सिंधु। ठीक है, याद रखना आपको, संस्कृत भाषा का शब्द है क्या, सिंधु। अगले प्रश्न की बात करते हैं तत्सम शब्द मुष्टि के लिए तद्भव क्या होगा। तो मुष्टि आप इससे तुक्का मार के भी कर सकते हैं, मुष्टि मतलब मुट्ठी। ठीक है, मुट्ठी, मुष्टि, मुष्टि, मुट्ठी। ठीक है, तो मुष्टि से ही मुट्ठी हुआ है, तो मुष्टि तत्सम था, मुट्ठी उसका तद्भव। अगला प्रश्न है अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार नहीं है। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं, बहुत बार बताया है। तो कौन सा प्रकार नहीं है, अर्थबोधक दोस्तों क्या होगा, वाक्य का प्रकार नहीं होगा अर्थ के आधार पर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। शनि, जंगल, सभा या मेला। तो दोस्तों सभा शब्द आपका क्या है, स्त्रीलिंग है, और यह प्रश्न एक बार पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका था। अगला प्रश्न देखिए, 26वां प्रश्न बहुत बार बताया हुआ है अभी, कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राजा या किस राज्य से माना जाता है। तो गुजरात के शासक
जय भट्ट के शिलालेख में सबसे पहले हमें देवनागरी लिपि का वर्णन देखने को मिला था, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, गुजरात। अगले प्रश्न की बात करते हैं, अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ होता है व्यर्थ में रोना। ठीक है, क्या होता है, व्यर्थ में रोना या बेफुजूल कार्य, इस टाइप से। अगला प्रश्न दोस्तों ये बहुत अच्छा प्रश्न है, सपना क्या है नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। देखिए दोस्तों थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, और मेरे अकॉर्डिंगली, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मेरे अकॉर्डिंगली इसका आंसर होना चाहिए रूपक अलंकार। आप लोग भी अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्या लगता है। अगला प्रश्न है, कथन को उद्धृत करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो उद्धृत करने के लिए बोला गया तो उद्धरण चिन्ह का प्रयोग इसके लिए किया जाता है। उद्धरण चिन्ह ज्यों का त्यों ऐसे करके जो आप लिखते हैं ना, ऐसे करके, ऐसे एक कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर जो रखते हैं वही। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से क्या तात्पर्य है। तो अस्मिता शब्द से तात्पर्य दोस्तों पहचान, यानी कि सांस्कृतिक पहचान, इसका पूरा हमारा अर्थ हो जाता है। आगे बात करते हैं, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों में किस राज्य को लोकसभा में सर्वाधिक सीटें प्राप्त हैं। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों लोकसभा में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटें प्राप्त हैं, किसको, मध्य प्रदेश को। अगला प्रश्न है, किस त्योहार को श्री पंचमी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो बसंत पंचमी को श्री पंचमी या ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, क्या, बसंत पंचमी को। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर उद्योगों की अवस्थिति हेतु निम्न में से कौन सा कारक आवश्यक नहीं होता। किसी भी स्थान पर अगर आपको उद्योग लगाने हैं तो कौन सा कारक आवश्यक नहीं होगा, श्रम, परिवहन, बाजार या फिर शिक्षण संस्थान। देखिए दोस्तों, श्रम होना चाहिए, परिवहन भी वहाँ पे होना चाहिए, बाजार भी वहाँ पे होना चाहिए उचित, शिक्षण संस्थान की आवश्यकता वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, तो उद्योगों की अवस्थिति के लिए शिक्षण संस्थान होने आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सबसे कम उम्र की महिला जिसने माउंट एवरेस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, शीतल राज। इन्होंने 2019 में माउंट एवरेस्ट पर लगभग 23 वर्ष की आयु में दोस्तों झंडा फहराया था। बचेंद्री पाल भी उत्तराखंड की हैं, लेकिन उन्हें दोस्तों कितने वर्ष की आयु में फहराया था, 30 वर्ष के लगभग आयु में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर झंडा फहराया था। लेकिन शीतल राज ने अभी 2019 में हाल ही में क्या किए थे, माउंट एवरेस्ट फतह किया था। अगला प्रश्न है, व्हाइट का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो व्हाइट दर्पण प्रतिबिंब आपको बताया बाएं का दायां हो जाता है, दाएं का बायां हो जाता है। ठीक है, और उल्टे हो जाते हैं शब्द, तो व्हाइट का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा, कि ये ई जो है सबसे पहले आ जाएगा और उल्टा हो जाएगा। देखिए टी उल्टा भी करोगे, मतलब बाएं का दायां भी करोगे तब भी टी टी रहेगा, आई भी आई सेम रहेगा, एच भी एच रहेगा, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ई टी, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। तो सुदर्शन शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सुदर्शन शाह ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में क्या शब्द जोड़े गए हैं। तो एसपीए, एसपीए यानी कि समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे, और काफी बार यह प्रश्न एग्जाम में पहले भी आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यशवंत सिंह कटौजी मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक है। दोस्तों अगर आपने हमारी उत्तराखंड की सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम क्लास और साथ में मैराथन क्लास देखी होगी, तो उत्तराखंड के जो 40 प्रश्न आए हैं ना, 40 में से 30+ प्रश्न आपको डायरेक्टली उन मैराथन क्लासेज और पोस्टमार्टम क्लासेज से देखने को मिल जाएंगे। ये जैसे उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार, जब भी सुदर्शन शाह का नाम आता था मैं हमेशा आपको बताता था कि उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार इसने किया हुआ है, परमार राजवंश का इतने नंबर का राजा, ये सब कुछ। ऐसे यशवंत सिंह कटौजी की किताबों के बारे में बहुत बार मैंने आपको बताया, अभी 2-3 वीडियो पहले ही बताया था कि मध्य हिमालय का पुरातत्व के पुस्तक के लेखक कौन है, यशवंत सिंह कटौजी है। ठीक है, इस पर जैसे बसंत पंचमी कोई श्री पंचमी कहते हैं, तो ये सारे बेसिक से फैक्ट अगर आपने वो क्लासेस अच्छी तरीके से देखी होंगी तो आपको वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तड़ित झंझा उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो तड़ित झंझा जो उत्पन्न होते हैं दोस्तों, आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कपासी वर्षी मेघों से। ठीक है, अभी मैं श्योर नहीं हूं, कपासी वर्षी मेघों से होना चाहिए। अगला प्रश्न है, देखिए राजी जनजाति के मुख्य देवता कौन है। तो बागनाथ देवता राजी जनजाति के मुख्य देवता है, बहुत बार ये प्रश्न आपको मैं करवा भी चुका हूं। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव का समर्थन किया था। देखिए दोस्तों, जब स्टार्टिंग में भारत छोड़ो आंदोलन के लिए कांग्रेस के नेता गांधी जी के पास में गए थे, तो गांधी जी ने मना कर दिया था। उसके बाद में गांधी जी को अचानक एक रातों रात सपना हुआ, उन्होंने कहा कि मैं भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद में कांग्रेस ने क्या किया, इसका अपोज किया। तो कांग्रेस से ऐसा व्यक्ति कौन था जिसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन किया था। वह व्यक्ति थे दोस्तों कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने समर्थन किया था। कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का। और इसी में गांधी जी ने एक नारा भी दिया था, अगर आप लोगों को याद है, कि मैं चाहूं तो अपने पसीने से एक नई कांग्रेस से बड़ा संगठन खड़ा कर सकता हूं। ठीक है, तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, किरातों के संबंध में या किरातों को स्कंद पुराण में केदारखंड में किस शब्द से संबोधित किया गया। तो किरातों को स्कंद पुराण के केदारखंड में दोस्तों भिल्ल कहकर संबोधित किया गया। अजय रावत में ये कॉन्सेप्ट डायरेक्टली दिया हुआ है, क्या कहा गया है, भिल्ल कहा गया है। ठीक है,
कुछ कुछ किताबों में उत्तराखंड की मैं इसे मिल्ल भी देख रहा था, तो ये भिल्ल होगा, ठीक है, भिल्ल करके संबोधित किया गया केदारखंड में। और ये किरात कुषाण वाला टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया अभी, लेकिन जल्दी इसको मैं करा दूंगा आपको। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग क्या है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए 3, 2, 6, 8, 18, 40, 3 दूना 6, 6 3 18, ठीक हो गया। ऐसे दोस्तों 2 चक्को 8, 8 पंचे 40, ये वाला कॉन्सेप्ट बन रहा है। तो देखिए हमें 3 वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, 3 दूना 6, 6 3 कितना होता है 18, 18 चक्को कितना होता है दोस्तों 72, तो 18 चक्को 72 यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे करके सीरीज चलिए, 3 × 2 6, 6 × 3 18, 18 × 4 72, 74 × 5, ऐसे करके सीरीज हमारी आगे को चलती, तो आंसर हो जाएगा 72। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुंगाड़ी क्या था, तो पुंगाड़ी क्या था, भूमिकर था। पुंगाड़ी गाड़ी भूमि पर चलती है, तो पुंगाड़ी क्या था, भूमिकर था गोरखाओं के काल में। बहुत बार ये प्रश्न भी कराया हुआ है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, कहां से कहां तक दोस्तों, पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है, और ये प्रश्न भी रिपीटेड है, काफी बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए, कितना सरल सा प्रश्न है, 3 झील कुमाऊं को दे दी, पूछा है कौन सी झील गढ़वाल में स्थित है, तो ये तो सभी को आता भी होगा दोस्तों, विष्णु ताल क्या है, गढ़वाल में स्थित है, चमोली जनपद में। बाकी 7 ताल, भीमताल, द्रोण सागर, ये हमारी कुमाऊं में स्थित झीलें हैं। अगला प्रश्न है, कृषि क्रियाएं किससे संबंधित है, ये भी बहुत सरल प्रश्न है, प्राथमिक क्षेत्र से कृषि क्रियाओं का संबंध माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी। अब ये प्रश्न कल ही के पोस्टमार्टम क्लास में मैं आपको बता चुका हूं बहुत डिटेल्स में। तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ, मैंने टाइमलाइन बॉक्स में भी प्रश्न आपसे पूछा था कि कार्तिकेयपुर राजवंश की राजधानी कहाँ से आपका कत्यूरी या बैजनाथ क्षेत्र स्थानांतरित की गई थी, तो कार्तिकेयपुर जोशीमठ कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी थी, ठीक है। इतिहासकार कत्यूरी और कार्तिकेयपुर को दोनों को एक ही मानते हैं कभी कभी, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर लुप्त संख्या क्या होगी। देखिए इसमें क्या करना है दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी ऊपर डिजिट दिए गए इनका स्क्वायर करना है और ऐड कर देना है। जैसे 5 × 5 = 25, 3 × 3 = 9, 25 और 9 = 34, ये 6 × 6 = 36, 7 × 7 = 49, 85, ऐसे ही 4 × 16, 5 × 25, आंसर हो जाएगा 16 और 25 अगर आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41, 41 आंसर। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जनपद का लिंगानुपात सबसे अधिक है। कितनी बार ये प्रश्न कराया दोस्तों, अल्मोड़ा का लिंगानुपात क्या है, सबसे अधिक है। बहुत सरल, उत्तराखंड तो दोस्तों बहुत अच्छी लेवल की आई थी, हाँ 4 से 5 प्रश्न उत्तराखंड के भी अच्छे लेवल के थे, लेकिन तब भी अगर आपने मेरी वीडियोस सीरियसली देखी हुई है, मैं और बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम क्लास की बात कर रहा हूं मैं, और मैराथन क्लासेस जो मैंने 2-2, 3-3 घंटे की दी हुई है, उतने से भी आपका 30 से ज्यादा नंबर का इस पेपर में कवर अप हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। ये प्रश्न भी मैं आपको जब जीएस के मैंने 5 पार्ट दिए ना, उसमें हरित क्रांति से संबंधित टॉपिक में आप देखिएगा, MS स्वामीनाथन जी हरित क्रांति के जनक हैं भारत में, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न में थोड़ा सा मैं डाउट में हूं, मेरे ख्याल से इसका आंसर पितृशरण रतूड़ी होना चाहिए, ठीक है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा, अभी मैं इसका श्योर नहीं कर सकता हूं आपको, ठीक है। अगला प्रश्न है, अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में कब बांटा था, तो 1580 में अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में विभक्त किया था, कब, 1580 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, तो डॉक्टर R.S. टोलिया। कितनी बार ये पुस्तक मैंने आपको बताई हुई भी है कि ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल पुस्तक के लेखक कौन है, R.S. टोलिया जी हैं। अगला प्रश्न है, एक दिव्यांग तैराक जिसने इंग्लिश चैनल पार किया कौन थे, तो थे रीमो साहा। रीमो साहा, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से था, और 2018 का दोस्तों करंट अफेयर देखिए पूछा गया है, इन्होंने क्या किया था, इंग्लिश चैनल पार किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं का राजा कहा जाता था, तो कई बार बताया दोस्तों, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का राजा, उत्तराखंड का राजा, लोकप्रिय कमिश्नर के रूप में भी जाना जाता था, रैमजे, रामजी नाम से भी इनको जाना जाता था, ठीक है। तो बहुत बार ये प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं, जिसने सीरियसली वीडियोस देखी होंगी उनको जरूर फायदा हो रहा होगा। निम्न में से कौन एक अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है। अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र दोस्तों इसमें से नहीं है आपका क्या, दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया अल्प जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, जबकि अटाकामा मरुस्थल, भूमध्य रेखीय प्रदेश और ध्रुवीय प्रदेश अल्प जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं। अगला प्रश्न देखिए, मालपा भूस्खलन की घटना कब हुई। ये भी बहुत बार मैं आपको बता चुका हूं, जब भी भूस्खलन भूकंप वाले टॉपिक आते हैं वहां पे मैं बताता हूं, कब, 1998 में। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले बुधवार था, जैसे आज आप मान लीजिए कोई दिन है, ये कल हो गया, इससे 3 दिन पहले 1 2 3 3 दिन पहले क्या था, बुधवार था, वेडनेसडे था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद, ये आज था तो आगामी कल ही हो जाएगा, इसके 2 दिन बाद 1 2 यानी कि परसों को। देखिए ये क्या था, बुधवार था, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा, बुधवार। अगले प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड में महिलाओं को पंचायतों में 50% का आरक्षण कब दिया गया। 2008 में दिया गया दोस्तों। ये प्रश्न भी मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, BC खंडूरी, भुवनचंद खंडूरी जी के द्वारा यह दिया गया था। करंट अफेयर्स की वीडियो में भी आप देख लीजिएगा, वहां पर भी मैंने आपको ये चीजें सब क्लियर करते हुए बताई हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मौलिक अधिकार आप सभी लोगों को पता है दोस्तों, भाग 3 आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। उत्तराखंड में चैती गाथाएं संबंधित है। हाँ दोस्तों, ये एक नया प्रश्न है जो कि मैंने आपको अभी तक नहीं कराया था,
लेकिन कहीं ना कहीं चैती गाथाओं से आपका संबंध होना चाहिए। चैत माह में जो भी गीत गाए जाते हैं या जो भी कहानियां गाई जाती हैं, गाथाएं गाई जाती हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, वह सभी चैती गाथाओं के अंतर्गत आते हैं। अगर आप में थोड़ा सा भी उत्तराखंड के कल्चर को लेकर समझ होती तो आप ये प्रश्न को सही कर देते। मायके के प्रति प्रेम के लिए भी चैती गाथाएं गाई जाती हैं, सदई के लिए भी गाई जाती है, और फ्यूली फ्यूली फुलियाड़ी, फ्योली फुलियाड़ी, फूलों की वाला गाना आप लोगों ने सुना होगा, फुलदेई महोत्सव के अवसर पर जो गाया जाता है। तो आई थिंक इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए और होगा भी यही। ठीक है, निम्न में से क्या भिन्न है? ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड ब्राउजर या एडोब फोटोशॉप? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें से भिन्न है, बाकी वर्ड वेब ब्राउजर और एडोब फोटोशॉप अलग है। ठीक है, भिन्न क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न देखिए, 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना, हर वीडियो में हैप्पी क्लब आता है हमारा, किसने? गोविंद वल्लभ पंत जी ने। कहाँ पे? अल्मोड़ा में। गरुड़शिला कहाँ पे स्थित है? परसों ही दोस्तों जब मैं आपको पंचबद्री पंच केदार के बारे में बोल रहा था पोस्टमार्टम क्लास में, मैंने डिटेल में वहाँ पे आपको लिख के भी दिया था, ये इसके पास में, ये इसके पास में। तो गरुड़शिला कहाँ पे है? बद्रीनाथ में, चमोली जनपद में गरुड़शिला हमारी स्थित है। अगला देखिए, राजस्व पुलिस व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को कहा जाता है, और 1874 में इसने राजस्व पुलिस व्यवस्था को शुरू किया था। यह प्रश्न भी आपको मैंने बहुत बार बता चुका हूँ, इसमें आपका कंफ्यूजन भी मैंने क्लियर किया था कि बहुत सारी किताबों में ऐसा बोला जाता है कि राजस्व पुलिस व्यवस्था को सबसे पहले पटवारी की नियोग पदों का सृजन किया था ट्रेल ने, लेकिन इसे व्यवहारिक रूप से प्रचलन में लाया था कौन? हेनरी रैमजे। इसी कारण 1874 को मुख्यतः राजस्व पुलिस व्यवस्था के लागू माना जाता है, और यह प्रश्न भी पहले 2-3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है कि 2 फरवरी 2020 ईस्वी को प्रधानमंत्री ने किस संगठन की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है? तो डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डिपार्टमेंट के द्वारा, यानी कि डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने की 5 विज्ञान प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया था, किसने? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगला प्रश्न बात करते हैं, 1918 ईस्वी में उत्तराखंड के किस स्थान पर होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी? देखिए होम रूल लीग आंदोलन दोस्तों जब भी चला, मैंने आपको बताया 1914 में उत्तराखंड में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हो गई थी। पहले एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, भारत में 1916 में हुई, लेकिन उत्तराखंड में 1914 में हो गई थी। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि 1918 में किस स्थान पर होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना हुई थी? देखिए दोस्तों 1914 में स्थापना हुई थी कहाँ पे? अल्मोड़ा में, शुरुआत हुई थी अल्मोड़ा से। लेकिन 1918 में दोस्तों जो होम रूल लीग की एक शाखा स्थापित की गई थी कहां पे? देहरादून में। और यह प्रश्न आप कैसे याद कर सकते हैं पता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1918 से मानी जाती है, और देहरादून से ही गढ़वाल में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई थी 1918 में। और यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पहले कई बार मैं आपको इसका जिक्र भी कर चुका हूं। अगला प्रश्न है, संसदात्मक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? मुख्य विशेषता पूछा गया दोस्तों। ठीक है, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर, विधायिका व कार्यपालिका का निश्चित कार्यकाल का तो कोई फंक्शन होता नहीं है, विधायिका और कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, मंत्रियों के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, इसमें से दोस्तों आपको मुख्य विशेषता को छांटना है, तो आई थिंक इसका आंसर विधायिका व कार्यपालिका में शक्तियों का पृथक्करण, तो पृथक्करण से भी संबंधित नहीं है संसदात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, नाम मात्र व वास्तविक कार्यपालिका में अंतर संसदात्मक व्यवस्था का मुख्य विशेषता है। तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, या फिर सी भी हो सकता है, वैसे ए के साथ में जाना चाहूंगा। मुचकुंद गुफा, पंच गुफाओं के साथ में मैंने आपको एक सब बहुत बार करा चुका है, बद्रीनाथ के पास में चमोली जनपद में स्थित है। और ये 2 से 3 वीडियो पहले पोस्टमार्टम क्लास जो कराई है ना दोस्तों, पंचबद्री वाला, जिसमें क्वेश्चन था बद्रीनाथ के बारे में, पूरा मैंने आपको चार्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में व्याख्या लिख के भी बताया हुआ था, वहां से देखिए दोस्तों। उसी प्रश्न से 3 प्रश्न आ गए हैं, उसी प्रश्न से ये तीसरा प्रश्न आपका इस एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 5 दोस्त PQRST उत्तर दिशा की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं, जहां ST एवं Q के बीच में है, QR के तुरंत बाईं ओर है, PT के एकदम बाईं ओर है, बीच में कौन बैठा है? देखिए PQRST 5 मित्र हैं, 1 2 3 4 5। अब क्या बोला गया दोस्तों कि उत्तर की ओर को मुंह करके बैठे हैं, ऊपर की ओर को देखिए, उत्तर ऊपर होता है। ठीक है, जहां S T और Q के बीच में है, तो S क्या है दोस्तों? T और Q के बीच में। सपोज दैट हमने S यहां पे बैठा दिया, T और Q के बीच में हमारा क्या है? S है। अगला प्रश्न देखिए, Q R के तुरंत बाईं ओर है, Q जो है देखिए R के तुरंत बाईं ओर Q हो गया, P T के एकदम बाईं ओर है, P जो है देखिए T के एकदम बाईं ओर है, तो मध्य में कौन बैठा है? देखिए मध्य में कौन बैठा है दोस्तों? S क्या है? मध्य में बैठा है। तो ऑप्शन नंबर बी S इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई? बच्चे बच्चे को आता है भाई, पिथौरागढ़ चमोली उत्तरकाशी जनपद की स्थापना 24 फरवरी 1960 को हुई थी। हर वीडियो में जब भी पिथौरागढ़ आता है बताता हूं आपको ये चीजें। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? ये प्रश्न भी कोई पूछने वाली बात है नहीं दोस्तों, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर भारत का क्षेत्रफल है। बहुत सरल क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, मलारी गांव में समाधानों की खोज किसने करी थी? सब लोग पढ़ते हैं, शिव प्रसाद डबराल ने करी थी, तो आंख बंद करके मार देना था दोस्तों। धौला घाटी में स्थित मलारी गांव में समाधियों का अध्ययन किसने किया था? शिव प्रसाद डबराल जी ने। गढ़वाल विश्वविद्यालय के छात्रों शोध संगठन की हेल्प से इसने यहाँ पे उत्खनन का कार्य कराया था, और समाधानों का अध्ययन भी शिव प्रसाद डबराल जी ने ही किया था। और ये प्रश्न हर किताब में आपको मिल जाएगा, बहुत बार मैं आपको करा भी चुका हूँ। ठीक है, अगला रीजनिंग का प्रश्न है, अक्षरों के समूह में जो भी स्थान छूटा गया वहां पे आपको अक्षर भरने हैं, तो इसमें जो पेयर बनेगा ना दोस्तों वो बनता है AC
बी का, हर देखिए ACBB तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। BBCA भरेंगे आप, BBCA भरेंगे तो ACBB ऐसे करके आपका ये पेयर बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा में जेल का निर्माण किस वर्ष से किया गया? अल्मोड़ा जेल का निर्माण दोस्तों कब हुआ था? 1816 में हुआ था। पहले भी एग्जाम में पूछा गया, आज फिर से पूछ लिया, ट्रेल ने किया है। हर बार मैं आपको ये प्रश्न भी बताता हूँ, बहुत सरल सा प्रश्न है। दिल्ली का वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी का नाम कौन भूलता है दोस्तों? ऐसा प्रश्न बहुत बार ये प्रश्न एग्जाम में पहले पूछा गया और स्टेट में। तो दिल्ली का पहला सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करा प्रारंभ किया था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है 68वां, निम्न में से धौलीनाग मंदिर किस जिले में स्थित है? अब जो लोग मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट में है या मेरे कांटेक्ट में जिनके नंबर सेव हैं व्हाट्सएप में, जो हमारे कोर्स में कैंडिडेट हैं, मैं कितने दिन ये स्टेटस डाल चुका हूँ। धौलीनाग मंदिर हमारे घर के पास में ही पड़ता है, बागेश्वर जनपद के कांडा में ये स्थित है दोस्तों। बागेश्वर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब धौलीनाग आ गया दोस्तों, तो अगले एग्जाम में फेड़ीनाग आ सकता है, क्योंकि फेड़ीनाग जो मंदिर है ना, ये नागपुरिया पहाड़ी पर है, और जो ये धौलीनाग मंदिर है इसे भी कभी कभी नागपुरिया पहाड़ी पर स्थित माना जाता है। और ये प्रश्न में भी आपको मैं जब नाग मंदिरों के क्रम में बता रहा था तो वहां पे बता चुका हूं, ठीक है। जैसे बेरीनाग पिथौरागढ़ में है, ठीक है, लेकिन जो धौलीनाग मंदिर है और फेड़ीनाग मंदिर है ये बागेश्वर जनपद में स्थित माने जाते हैं। तो धौलीनाग मंदिर कहाँ है? बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, ये मेल है ये फीमेल है, इसका परिचय कराते हुए ये महिला कह रही है कि इसकी माता, ये जो मेल कैंडिडेट है इसकी मदर, इसकी माता जो है मेरे पिता, यानी कि इसके पिता की क्या है? इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री है यानी कि इसकी ही माता हो गई, इसके पिता की इकलौती पुत्री मतलब इसकी ही माता हो गई। तो पुरुष महिला से किस प्रकार संबंध है? तो पुरुष क्या है? महिला का क्या है? पुत्र है। पुरुष क्या है? महिला का पुत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब ये प्रश्न देखिए कितना अच्छा प्रश्न है, जिसके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा वो सही कर देगा। 36 रकम 32 कलम, चंद के टैक्स व्यवस्था देख लीजिए, वहां पे भी बता चुका हूं, चंद राजवंश के पोस्टमार्टम में भी बता चुका हूं। 36 रकम यानी कि राज्य कर, चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? तो 36 प्रकार के दोस्तों क्या थे? राज्य कर थे। 36 प्रकार के क्या थे? राज्य कर थे। तो 36 रकम 32 कलम, टोटल 68 प्रकार के हमारे कर हुआ करते थे, ठीक है। 36 रकम 32 कलम का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो 72% हिस्सा दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कृषि का कौन सा एक कृषि साख संस्थागत स्रोत नहीं है? तो कृषि साख स्रोत में मेनली हमारे बैंकिंग आते हैं, जिनके पास में धन होता है कृषि साख के लिए, तो इसमें साहूकार दोस्तों स्रोत नहीं होगा, जबकि वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी साख समितियां उसकी संस्थागत स्रोत होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाला चंद शासक कौन था? सॉरी, शासक कौन था? तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण की थी दोस्तों कितने? कत्यूरी शासकों ने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करी थी, ठीक है। कत्यूरी भी कह सकते हैं आप, इसमें कार्तिकेयपुर ऑप्शन होता तो आप कार्तिकेयपुर को भी सही कर सकते थे। और पहला राजा कौन माना जाता है दोस्तों? बसंत देव। बसंत देव को पहला राजा माना जाता है इस संबंध में, जिसने गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करी थी। किसको? बसंत देव को, ठीक है। शायद ये क्वेश्चन आपको मैंने यूट्यूब पे तो नहीं कराया दोस्तों अभी तक, लेकिन कोर्स वाले कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी है उन्होंने ये क्वेश्चन किया हुआ होगा। अगला प्रश्न देखिए, नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों और चतुर्भुजों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो मुझे तो दोस्तों इसमें से इसका आंसर इनमें से कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप चतुर्भुज गिनते हैं यहाँ पे तो एक चतुर्भुज ये हो रहा है, एक चतुर्भुज ये हो रहा है, एक चतुर्भुज ये हो रहा है, ठीक है, इसके अलावा एक ये बन रहा है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो इसमें 4 ही चतुर्भुज बन पा रहे हैं अभी, और बाकी इसका आंसर आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। अभी इस क्वेश्चन को होल्ड पे रखते हैं। अगला देखिए, हिल यात्रा उत्सव के बारे में परसों ही लोक उत्सव पिथौरागढ़ के संबंध में मैंने आपको बताया हुआ भी है कि लोक उत्सव हिल यात्रा का संबंध कहां से है? पिथौरागढ़ जनपद से है। मंत्रिपरिषद के किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति दोस्तों मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। सभी को आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। देखिए अगला प्रश्न है, करंट अफेयर्स की वीडियो उत्तराखंड में कौन क्या है जिसने देखा होगा उसका सही है आंसर। और बहुत बार वैसे ही बता चुका हूं कि उत्तरांचल या वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे कौन? यशपाल आर्या जी। और प्रथम अध्यक्ष नॉर्मली कौन थे? प्रकाश पंत थे, लेकिन निर्वाचित वाले कौन थे? वो थे यशपाल आर्या जी। अगला प्रश्न देखिए, ये अच्छा प्रश्न है, जिसने डिटेल में पढ़ा होगा उसको ही पता होगा कि 1663 ईस्वी में शिवाजी ने शाइस्ता खां पर कहां पर आक्रमण किया था? तो शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण किया था दोस्तों कहां पे? पूना में। पूना में शिवाजी ने शाइस्ता खां पे आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, ठीक है। और लाल महल पे शाइस्ता खां सोया हुआ था रात को, रात के 2 बजे क्या किया इसने? अपनी शादी का बहाना बना के उसके लाल महल के अंदर गया और शाइस्ता खां पे हमला बोल दिया, अब उसकी उंगलियां भी काट दी और शाइस्ता खां ऐसे भाग के निकल गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, नंदा राज्यात यात्रा बहुत बार बताया है 280 किलोमीटर की है, तो कुछ भी नया नहीं था। पूछा गया तीर्थ यात्रा में कांसुआ से होमकुंड की दूरी कितनी है? 280 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं। एक्सेल में वर्कशीट की मूल इकाई को सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है। 81वां प्रश्न है दोस्तों, उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक था?
यशोधर बेजवाल, विपिन त्रिपाठी, मथुरा प्रसाद बमराणा या फिर देवीदत्त पंत? तो आप सभी लोगों को बताना चाहिए देवीदत्त पंत। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के संस्थापक के रूप में 1979 में देवीदत्त पंत जी को जाना जाता है दोस्तों। और ये क्या थे, इनका संबंध वैज्ञानिक क्षेत्र से भी रहा है और बहुत बार क्वेश्चन मैं आपको करा भी चुका हूं, डीडी पंत, देवीदत्त पंत। अगला प्रश्न है, प्रवास के जनांकिकी परिणामों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रवास से देश के अंदर जनसंख्या का पुनर्वितरण होता है। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारक में से एक है। प्रवास से विभिन्न राज्यों में लिंगानुपात असंतुलित हो गया है। तो कौन सा कथन सत्य है? मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें सभी कथन सत्य होने चाहिए, ठीक है अभी, लेकिन मैं इसका श्योर नहीं कह सकता हूं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक सा क्वेश्चन है, उत्तरकाशी जनपद में लंका नामक स्थान में भागीरथी नदी से किस नदी का मिलन होता है? तो जाह्नवी नदी का मिलन होता है। जाह्नवी को कभी कभी जाड़ गंगा भी कहते हैं और उत्तरकाशी के लंका नामक स्थान पर यह भागीरथी नदी में मिलती है। और ये प्रश्न भी दोस्तों कहाँ पे करा रखा है? जब वो बिनसर वाला, मैंने आपको बिनसर के 100 क्वेश्चन कराए थे ना नदी तंत्र वाले, वहां पर मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ है लंका के संदर्भ में। और ये प्रश्न शायद पहले भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका, परीक्षा वाणी में भी आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, आईएसपी का पूरा नाम क्या है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईएसपी का पूरा नाम है। चंद्रबदनी मंदिर, 2 से 3 दिन पहले चंद्रबदनी मंदिर के बारे में जिक्र किया था हमने। कहाँ है? चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे? टिहरी गढ़वाल जनपद में। अगला प्रश्न, भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ था? देखिए दोस्तों, वैसे इसका आंसर केरल है, लेकिन आयोग ने यहाँ पे आंसर केरल नहीं दिया है। गोवा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। देखिए उत्तराखंड और हिमाचल हो नहीं सकते, मेरे हिसाब से इसका आंसर गोवा हो सकता है, ठीक है। तो मैं गोवा के साथ जाना चाहूंगा, आप लोग भी कमेंट में बता दीजिएगा। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाइयान ने गोविशाण काशीपुर की यात्रा कब करी थी? ठीक है, तो चीनी यात्री फाइयान, युआन चुआन या फिर वेनसांग भी इसी को कहते हैं कभी कभी, इसने गोविशाण की यात्रा, आई थिंक दोस्तों इसका आंसर हो जाए 636, क्योंकि 624 में इसका यात्रा वृत्तांत हम पढ़ते हैं सीयू की, 624 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में 636 दिया गया बहुत सारी किताबों में, तो 636 इसका आंसर आपका होना चाहिए कि गोविशाण की यात्रा इसने कब करी थी? 636 ईस्वी में करी थी। अगला प्रश्न है, और ये चीजें जो मैं आपको उत्तराखंड का इतिहास वाला टॉपिक करा चुका हूं, शायद पोस्टमार्टम में भी हमने इसकी यात्राओं के बारे में बात की होगी, और उत्तराखंड के इतिहास वाला जो हमारी सीरीज है उसमें भी मैं आपको जब गोविशाण राज्य के बारे में पढ़ा रहा था वहां पे ये क्लियर कर चुका हूं, ठीक है। अगला प्रश्न है, देखिए क्योंकि ऑप्शन दोस्तों देखिए आपको पता है कि 626 या 36 में से ये चुकता है, तो 624 में वैसे उसका यात्रा वृत्तांत हमें देखने को मिलता है, लेकिन आंसर इसका 636 होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तो बेसिक सा क्वेश्चन है कि लौह इस्पात संयंत्रों में किसकी स्थापना यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से हुई है? तो यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से दोस्तों हुई है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई है। चंद्रकुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? तो मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जिले में दोस्तों चंद्रकुंवर बर्तवाल जी का जन्म हुआ था 20 अगस्त 1919 को। किसका? चंद्रकुंवर बर्तवाल का। यहाँ पे मालकोटी, वर्तमान रुद्रप्रयाग जनपद में। ये भी बहुत बार मैं आपको करा चुका हूँ व्यक्तित्व वाले क्वेश्चन के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। निम्न में से कौन सा आलेख लंबे पुरुषों, काले बालों वाले और भारतीयों के बीच में संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। देखिए दोस्तों, लंबे पुरुष ये मान लीजिए आप, काले बालों वाला ये मान लीजिए आप, और भारतीय ये मान लीजिए आप। अब देखिए, लंबे पुरुष हैं तो छोटे पुरुष भी हो सकते हैं, काले बाल वाला है तो कोई दूसरे बाल वाला भी हो सकता है, भारतीय है तो हो सकता है कोई विदेशी भी हो। तो तीनों में कुछ कुछ तो कॉमन होंगे, ठीक है, और कुछ क्या होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित बनता है। अगला प्रश्न देखिए कि कुलिंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? देखिए ब्राह्मी लिपि आप लोग पढ़ते हैं, कुलिंदों की 3 मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं, अमुद्य प्रकार की मुद्रा, द्विलिपि मुद्रा, ठीक है, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा, छत्तीसगढ़ प्रकार की मुद्रा। तो हमने पढ़ा था, एक तो ब्राह्मी लिपि के बारे में हमें जिक्र किया गया है, लेकिन खरोष्टी लिपि के बारे में कहीं 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 भी जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन यह जिक्र हुआ है कि कुलिंद मुद्राओं में द्विलिपि लेख मिले हैं। कितने द्विलिपि लेख मिले हैं कुलिंद मुद्राओं में, ये हमने जिक्र किया हुआ है। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि जहां पर हम द्विलिपि पढ़ते हैं जो कि अमुद्य प्रकार की मुद्रा है, उसमें 2 लिपियों में लेख मिलते हैं, अल्मोड़ा प्रकार की मुद्रा में ब्राह्मी लिपि में लेख मिलते हैं। तो द्विलिपि लेख के कारण मैं इसमें ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाना चाहूंगा दोस्तों, ए और बी दोनों, ठीक है। तो कुलिंद मुद्राओं का जो अंकन हुआ है वह खरोष्टी और ब्राह्मी दोनों लिपि में हुआ है। भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? उड़ीसा है। टिहरी बांध का निर्माण कब शुरू हुआ? हर वीडियो में बताता हूं, 1978 में दोस्तों टिहरी बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। 106वीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहां संपन्न हुई थी? जालंधर, पंजाब में दोस्तों। अभी ये करंट अफेयर का ही क्वेश्चन है, जालंधर पंजाब में यह 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस संपन्न हुई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का हाथी पर्वत सभी लोगों को बताया चमोली जनपद में। देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के क्वेश्चन कोई भी ये नहीं कह सकता यार आप में से कि मैंने नहीं कराए थे। जिसने पढ़ा होगा वो सीरियसली इन प्रश्नों को सही करके आएगा, और दोस्तों नहीं पढ़ा है ना, तो अभी भी कह रहा हूं कि जो पुरानी क्लासेज हैं मेरी,
पोस्टमार्टम क्लासेज और मैराथन क्लासेज, वो आप पढ़ के जाइएगा। और एग्जाम में कोई भी एग्जाम आप बैठने दोगे, जब बैठोगे ना उसके सॉल्व करोगे ना, तुम्हें लगेगा कि यार ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ी हुई हैं। और कहाँ पढ़ी हुई है? पोस्टमार्टम क्लासेस से पढ़ी हुई हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ अभी भी समय है। अगले महीने 24 तारीख को एग्जाम है, उसके बाद वीडियो वाला एग्जाम है दोस्तों। उत्तराखंड पढ़ के जाओ। उत्तराखंड और हिंदी के लिए उन क्लासेस से बेस्ट आपको डाटा दोस्तों कहीं भी नहीं मिलेगा। भले आप कहीं पे ऑफलाइन भी चले जाओ ना, लेकिन वो जो क्लासेज मैं आपको कराता हूँ, साथ में जो एक्सप्लेनेशन बताता हूँ, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। और हर एग्जाम में आपको ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप पुराना उत्तराखंड का कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, लगभग उत्तराखंड जो हम कराते हैं, उत्तराखंड और हिंदी, फिलहाल हिंदी मैंने आजकल ही में शुरू की हुई है, लेकिन उत्तराखंड जो है वो बेस्ट कंटेंट है। और अब मैं दोस्तों ऐसे जीएस भी शुरू करने वाला हूँ, क्योंकि जीएस का पोर्शन भी बहुत सरल सा आपका आने लग गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत में खोजा गया नवीनतम सिंधु स्थल है? तो ये थोड़ा सा दोस्तों एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इसमें मालदा होना चाहिए। अब मालदा तो कोई सिंधु स्थल है ही नहीं, मांडा है। तो हो सकता है कि कुछ कंफ्यूजन हो गया हो, मतलब थोड़ा सा लिखने में टाइपिंग एरर हो गई हो। तो मेरे ख्याल से इसका अंदर मांडा होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मांडा की खोज लगभग 1976 के आसपास में मानी जाती है। ठीक है, और मांडा या धौलावीरा, मतलब इन दोनों में से एक होना चाहिए इसका आंसर, लेकिन मैं मांडा के साथ में जाना चाहूंगा। आप लोग भी कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा सा अच्छी लेवल का है और मुश्किल से आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा भी, ये कि श्रीनगर में 1839 ईस्वी में लावारिस फंड का प्रयोग करके किसने स्कूल खोला था? अब लावारिस फंड का प्रयोग करके स्कूल किसने खोला था पूछा गया। ऑप्शन देखिए, स्ट्रेची, बडन, थॉमसन या फिर हडलस्टन। इसका आंसर दोस्तों मेरे हिसाब से जॉन स्ट्रेची होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। ठीक है, अभी आंसर क्या आएगी तभी पता चल पाएगा इसका आंसर क्या रहता है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन सा वंश शामिल नहीं है? प्रतिहार, परमार, राष्ट्रकूट या पाल? तो परमार वंश शामिल नहीं है, जबकि प्रतिहार, परमार और राष्ट्रकूट, सॉरी प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल इसमें शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, कुमाऊं में महात्मा गांधी जी का आगमन किस वर्ष हुआ था? तो कुमाऊं में गांधी जी सबसे पहले कब आए थे? 1929 में कुमाऊं में सबसे पहले आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1929 में सबसे पहले कुमाऊं में आए थे। और ये प्रश्न मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, गांधी जी की कुमाऊं यात्रा या उत्तराखंड यात्रा वाले संबंधित प्रश्न हैं। और ये प्रश्न तो आप वैसे भी कर सकते हैं दोस्तों। 1929 में कौसानी में भी गए थे, नैनीताल भी गए थे, 12 दिन का यहाँ पे प्रवास किया था। कुमाऊं में टोटल 18 दिन का प्रवास किया था। नैनीताल में गांधी कुटी मंदिर, यहाँ पे कौसानी में अनासक्ति आश्रम, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ी हुई भी होंगी। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में ऊपर से मोहित का क्रमांक 18वां है। ऊपर से मोहित कौन सा 18वां है, नीचे से मोहित कौन सा है 13वां है। तो 18 और 13 कितने होते हैं दोस्तों? 31 होते हैं। लेकिन मोहित तो एक ही है ना, मोहित ऊपर से 18वां है, नीचे से 13वां है, तो मोहित तो एक ही गिना जाएगा। तो 18 और 13 31 होता है, तो इसमें दोनों को जोड़ के 31 हो रहा है, तो एक कम कर देंगे आप, यहाँ पे हो जाएगा 30। 30 टोटल मतलब छात्र हैं। 30 में से कितना? 6 लड़कियां दोस्तों। 30 में से 6 लड़कियां, तो कितने लड़के बचेंगे? 24 लड़के बचेंगे। 24 लड़के बचेंगे। तो ये है दोस्तों आपका आज का पेपर, उत्तराखंड, हिंदी, जीएस, रीजनिंग, पूरा पेपर आपके सामने है। और ये लेवल दोस्तों 10th लेवल का एग्जाम पेपर है। मैं आपको बता दूं 10th लेवल का एग्जाम पेपर है। कनिष्ठ सहायक आप देंगे वो 12th लेवल का एग्जाम पेपर होगा। और जो आप वीडियो देंगे ना, वो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पेपर है। तो आप सोच लो, जब 10th लेवल का एग्जाम पेपर ऐसा आ रहा है, तो आपका इंटर लेवल का एग्जाम पेपर कैसा आएगा और ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पेपर कैसा आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल को, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा क्लियर करने की आवश्यकता है। 100 में से 100 नंबर आपको नहीं लाने हैं, आपको उतने नंबर लाने हैं जितने में आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसमें तो सीटें कम है, लेकिन आगे आने वाले एग्जाम्स में दोस्तों सीटें आपकी ज्यादा रहेंगी। पेपर का लेवल आप देख रहे हैं, अच्छा लेवल है। जिसने पढ़ा हुआ है ना, वो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे 80 स्कोर कर सकता है बिना कोई सोचे समझे। उत्तराखंड में अगर मैं आपको बात करूं, तो 3 से 4 क्वेश्चन उत्तराखंड में, मात्र 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि किसी ने नहीं पढ़े होंगे। 3 से 4 प्रश्न भी नहीं यार, मैं तो कहूंगा कि 2 प्रश्न ऐसे हैं जो नहीं पढ़े होंगे किसी ने भी। जैसे एक ये श्रीनगर वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं पढ़ा होगा। बाकी लगभग और सारे प्रश्न सबने पढ़े हुए हैं। नॉर्मली परीक्षा वाणी और अजय रावत, और 1-2 क्वेश्चन यशवंत कटोच, एक मानसखंड केदारखंड से भी 1-2 क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए हैं। ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी ने नहीं पढ़े होंगे। बाकी जो 38 नंबर का उत्तराखंड है ना, वो तो खुद आप सभी लोगों ने लगभग किया हुआ है। और यूट्यूब में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, आप कहीं कोचिंग जाते होंगे वहां पे भी आपने पढ़ा होगा। हिंदी भी देखिए, हिंदी में भी जिस बंदे का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जिसको थोड़ी बहुत हिंदी की समझ होगी, वो भी आसानी से हिंदी के प्रश्न कर ले रहा है। और जीएस तो बिल्कुल अच्छी है, कुछ कुछ प्रश्न हार्ड के आते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से पेपर काफी अच्छा था। जिन लोगों ने अच्छी तैयारी करी होगी, उन लोगों के मार्क्स इसमें आने चाहिए। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अच्छा पेपर था। बाकी आप लोग बताइएगा कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, और किसी प्रश्न का आंसर आपको गलत लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।